ठीक है, चलो। तो आज का मैंने सेशन का नाम क्या बोला है? रोटेशनल मोशन। जेई मेन वालों को तो जेई मेन वालों को भी बैठना है, ठीक है? लेक्चर जेई मेन वालों को भी बैठना है, जितना समझ में है उतना समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको समझ में नहीं भी आया, आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, चलेगा। बट लेक्चर पूरा का पूरा जेई मेन वालों को एंड तक अटेंड करना है, ठीक है? नीट वालों को मैंने ऑप्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ, नीट वालों को ऑप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। नीट में ऑलरेडी जो पढ़ाया गया है वही ज्यादा लेवल पे है, ठीक है? तो नीट वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सपोज ये लेक्चर नहीं बैठते तो भी चलेगा, बट बैठो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आपको 1.5-2 घंटा बैठना है, तो एक एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा छोड़ दो उसको, ठीक है? चलो, सो गाइज, अब यहाँ पे देखो, रोटेशनल मोशन में एकदम सिंपल, मैंने उस दिन क्या बताया था, सिंपल सी बात है, ठीक है? एक क्विकली बोलता हूं मैं। पहले मुझे बताओ, जैसे मैं रोलिंग बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि रोलिंग, ठीक है, तो याद करो रोलिंग में क्या था। एक मिनट मुझे देखने तो, यहाँ पे ये चालू हो गया है क्या? ओके, नहीं ये चालू नहीं हुआ, अच्छी बात है। चलो, याद आया। एक मिनट गाइस, सिर्फ एक मिनट है गाइस। तो फोकस जो है वो कैमरा का वो नहीं आ रहा है अच्छे से, एक मिनट। हम्म, ठीक है, तो याद करो थोड़ा सा, रोलिंग में मैंने क्या बताया था? रोलिंग में मैंने दो चीजें बताई थी, ठीक है? रोलिंग में मैंने दो चीजें बताई थी, आपको याद होगा, ठीक? एक होता है गाइस, रोटेशन तो है ही भाई, रोटेशन तो ही, बट रोटेशन के साथ साथ क्या? रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग। तो ग्राउंड वाला चीज तो मैंने ऑलरेडी बता चुका था मैं, कि ग्राउंड के ऊपर कैसे बिहेव करता है। मतलब सबसे सिंपल केस तो यही है कि ग्राउंड के ऊपर कोई भी एक डिस्क या रो, सिलेंडर या कुछ भी चीज सपोज रोल कर रही है, तो ये हो गया वी, ये हो गया ओमेगा, और हम लोग सीधा क्या लगते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिर्फ एक ग्राउंड का केस है, बाकी सारे केसेस को मैंने अलग से बताया था आपको कि इन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटीज एक्सेलरेशन क्या लेना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों की वेलोसिटी क्या होती है? अब इस केस में सेम होती है। अब पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो है क्योंकि ग्राउंड है, इसलिए पॉइंट नंबर 1 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जो क्या हो जाएगा, v माइनस ओमेगा। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसमें a इज इक्वल टू आर अल्फा भी लिखा जाता है, राइट? क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करने में, इस v के जगह में यहाँ पे एक्सेलरेशन लूंगा और ओमेगा के जगह में अल्फा लूंगा, और मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये इक्वेशन इसके लिए आ जाएगा गाइस, ठीक है? ये रोलिंग का सबसे सिंपल केस है, मतलब ये सबसे सिंपल है। बट आप लोगों को पता है कि नीचे वाला ग्राउंड भी मूव कर रहा है, ऊपर वाला सब कुछ मूव कर रहा है, तो अपने को उस तरीके से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अब मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई थी, रोलिंग में दो केसेस होती है, प्योर रोलिंग और दूसरा क्या होता है, एक्सेलरेटेड रोलिंग, ठीक है? तो प्योर रोलिंग जो होती है, प्योर रोलिंग एंड एक्सेलरेटेड रोलिंग में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? प्योर रोलिंग के केस में क्या चीज जीरो होती है गाइस? क्या चीज जीरो होती है? जो प्योर रोलिंग होती है, एकदम यूनिफॉर्म रोलिंग बोलते हैं उसको, प्योर यूनिफॉर्म रोलिंग, ठीक है? जिसको और भी प्योर यूनिफॉर्म, ये वर्ड भी यूज होता है, प्योर यूनिफॉर्म रोलिंग। क्या होता है, व्हाट इज प्योर यूनिफॉर्म रोलिंग? फ्रिक्शन इज जीरो, याद करो, फ्रिक्शन इज जीरो। तो इस केस में फ्रिक्शन बिकम्स रोलिंग फ्रिक्शन, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज जीरो, बराबर, रोलिंग फ्रिक्शन इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि बॉडी सपोज एक 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 सरफेस है, इसके ऊपर बॉडी सपोज रोल कर रहा है, तो v और ओमेगा ये कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। सबको याद है ना ये चीज, मैंने बताया था, एफ एक्सटर्नल जीरो, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। बट एक्सेलरेटेड रोलिंग क्या होता है? कोई भी बाकी रोलिंग का केस जहां पे बॉडी क्या कर रही है, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे कोई भी एक बॉडी, जो भी बॉडी है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूँ, ये रिंग, स्फीयर, डिस्क, कुछ भी, इसके ऊपर कोई भी एक नेट फोर्स, कोई भी एक फोर्स आया, जैसे मैंने फोर्स यहाँ पे डाला, देखो कोई भी,
पोजीशन ऑफ फोर्स भी कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। इफ द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा इस केस में वैलिड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा का केस आ गया, इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन है और अल्फा भी है, तो ये एक्सेलरेट रोलिंग हो गया। उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन जीरो होता है क्या, इस केस में रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस केस में रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब रोलिंग फ्रिक्शन आइदर आगे रहेगा, ठीक है, या रोलिंग फ्रिक्शन पीछे रहेगा, इट डिपेंड्स, आगे या पीछे दोनों जगह पे हो सकता है, ठीक है। गाइज मैं वापस अनाउंस करता हूँ कि कुछ लोग अभी जब ज्वाइन करते हैं। गाइज आज का सेशन रोटेशनल मोशन का एडवांस वाला सेशन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला जेई मेन वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे अटेंड करना है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो सीईटी का टारगेट रख रहे वो लोग अटेंड नहीं किए तो चलेगा, बट जेई मेन, बट मैंने क्या बोला, सीईटी हो कुछ भी हो, अटेंड जेई मेन का ही प्रिपरेशन आपको करना होता है, तो जेई मेन वाले स्टूडेंट्स को अटेंड करना है, ठीक है। नहीं समझ में आज का लेक्चर तो भी चल जाएगा, बट अटेंड कर। नीट वाले ऑप्शनल है, आप अटेंड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपको नॉलेज चाहिए तो अटेंड कर लो गाइस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे काम आ ही जाएगा। चलो, तो अब इसका एक क्विकली एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं गाइस, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उस एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल 1 आज का, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक रिंग है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये रिंग है, रिंग, ठीक है। रिंग का मास m है, रेडियस r है, दिया हुआ है। रिंग के एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगाया F, ठीक है। तो मुझे तो पता है पहले, और यहाँ पे बोला है कि दिस रिंग इज रोलिंग, ठीक है, रिंग इज रोलिंग। तो पहले तो यहाँ पे बता दो कि रिंग इज रोलिंग का केस है, तो मुझे फ्रिक्शन जीरो होगा कि नहीं होगा, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, रोलिंग फ्रिक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बराबर। आगे होगा या पीछे होगा, रोलिंग फ्रिक्शन आगे है या पीछे है, पता नहीं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन आगे या पीछे कहीं भी मान लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, एंड मुझे सब कुछ फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एम आर और जो भी है, एंड एफ इज द नोन फोर्स। तो पहले मुझे तो अननोन कितने यहाँ पे, अननोन कितने, क्विकली मुझे बताओ पहले अननोन कितने यहाँ पे, 3 अननोन, कौन सा, एक है एक्सेलरेशन, अननोन्स को मैं इस कलर में लगता हूँ, एक्सेलरेशन, एक है अल्फा, और दूसरा है फ्रिक्शन। चलो फ्रिक्शन को पीछे ले लेते हैं, अपने को पता नहीं अभी रोलिंग फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन पीछे है, ठीक है। तो ए अल्फा एंड फ्रिक्शन, 3 अननोन, तो कितने इक्वेशन चाहिए मुझे, इक्वेशन कितने चाहिए, ए अल्फा एंड फ्रिक्शन, 3 अननोन्स है, यूनिट 3 इक्वेशंस। अब मुझे बताओ 3 इक्वेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थे, क्या क्या स्टेप थे भाई, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टाइप का ही क्वेश्चन है ना। तो पहला लगाना है F इज इक्वल टू एम ए, देखो F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड कंस्टेंट इक्वेशन, याद है, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन, बस ये तीन चीजें दिमाग में रखो, ठीक है। तो मुझे तो F इज इक्वल टू एम ए लगाओगे तो ध्यान में रखना जो पहला वाला इक्वेशन है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, चलो रेड में ही कर लेता हूँ, F net is equal to mass into acceleration of center of mass। ध्यान में रखना ये जब इक्वेशन लोग लगाते हैं तो व्हाट इज नेट फोर्स, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, ये इक्वेशन लिखते वक्त, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखते वक्त बॉडी का शेप साइज मैटर करता है क्या, नहीं करता, फोर्सेस कहाँ पे लगे कुछ मैटर नहीं करता। आप एफबीडी बनाओगे तो इस एफ को आप सेंटर ऑफ मास पे लेके आ सकते हो, इस फ्रिक्शन को भी आप सेंटर ऑफ मास पे लेके आ सकते हो, एफबीडी बना सकते हो, मैटर कुछ नहीं करता। तो डायरेक्टली वो क्यों करना है, अभी डायरेक्टली आप दिमाग में लगो एफ माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक काम करता हूँ, रेडियस को मैं कैपिटल आर लिखता हूँ, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। हाँ, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, ये वार्म अप है आपका, ये क्वेश्चन वार्म अप है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अब टॉर्क यहाँ पे 2 जगह पे लग सकता है, आपको याद है ना, टॉर्क 2 जगह पे लग सकता है, कहाँ कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास में भी लग सकता है, ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो ये वाला जो केस आपको मैंने सिंपल सी बात बोली थी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी लग सकता है। आपको कहाँ पे लगाना है टॉर्क इक्वेशन, कहीं पे भी आप सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, देखो मैंने दोनों जगह पे लिखा है, टॉर्क इक्वेशन दोनों जगह पे वैलिड है, इस केस में रोलिंग है, कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है। अब आप लोग ने सेंटर ऑफ मास लिखा है, अपन लगाते हैं इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा लग सकता है, क्योंकि रोलिंग का केस है। रोलिंग के केस में मैंने बोला था ये पॉइंट उस इंस्टेंट के लिए रुका हुआ रहेगा, बोला था ना, तो उस इंस्टेंट के लिए इट एक्ट्स एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये कंसेप्ट था जो याद करो। हाँ, और टॉर्क कितना होगा मुझे तो इस पॉइंट पे टॉर्क कौन किस किस फोर्स की वजह से होगा। अब आप देखोगे ये एफ है और ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है कितना है, एफ और ये डिस्टेंस कितना है 2r, एफ इंटू 2r। ठीक है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन को खुद इस पॉइंट से ही जा रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो एफ इंटू 2r, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो एफ इंटू 2r इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है, कोई बोल सकता है रिंग है, रिंग। अरे अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। ये होता है एम आर स्क्वायर और ये होता है एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। अब एडवांस वाला लेक्चर है भाई, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं। ठीक है, तो 2mr स्क्वायर इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सबको समझ में आया क्या इक्वेशन। और लास्ट का जो इक्वेशन है गाइस, जो लास्ट का इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। लास्ट इक्वेशन इज कंस्ट्रेन इक्वेशन, जो डायरेक्टली इस केस में तो एकदम सिंपल है क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो ए इज इक्वल टू क्या, अल्फा इंटू आर, इक्वेशन नंबर 3। सबको समझ में आया चीज, सबको समझ में आया क्या। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा इंटू आर। अब मुझे बताओ एक सिंपल यार, मतलब ये सेकंड इक्वेशन में ही कट कुट कर दो, आ जाएगा आपको आंसर। इसको और इसको कट कर दो, देखो यहाँ पे ये आर गया, ये आर गया, एक आर अल्फा की जगह ए आ गया, तो मुझे होता है इधर से ही तो ए की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, आर अल्फा की जगह ए डाल दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी आई, एफ बाय क्या आई, एफ बाय एम आई। देखो ना एफ बाय एम, देखो सब लोग, यस एफ बाय एम आई। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम आया, ये ए इज इक्वल टू एफ बाय एम यहाँ पे डाल दो, तो एफ बाय एम, एम एम कैंसल, तो यहाँ पे एफ आए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद कितनी आ रही है, 0। ठीक है गाइस, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 आ गई भाई। ठीक है, तो रिंग के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। अब क्यों आ रही है, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ, नहीं ये प्योर रोलिंग का नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा मत समझो। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो एक प्योर रोलिंग बोलेगा क्या इसको, इसको यूनिफॉर्म रोलिंग नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना यार, देखो ना। अरे यूनिफॉर्म रोलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है क्या, है ना कुछ, तो इट इज नॉट। इधर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, तो ऐसा हो सकता है गाइस कि एक्सेलरेटेड रोलिंग में भी रोलिंग फ्रिक्शन 0 हो सकता है, डिपेंड्स केसेस के ऊपर, केस टू केस बेसिस के ऊपर। ठीक है गाइस, हाँ, एंड अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा भी लिखा है ना आप लोग ने, अल्फा की वैल्यू भी लिखो, आपको चाहिए तो अल्फा भी लिखो, सेम ही है भाई। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एफ बाय एम आर। ठीक है, ये अल्फा है। ठीक है, जो भी है, 3 इक्वेशंस 3 अननोन, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, बट यूनिफॉर्म में हमेशा 0 ही रहेगा। यस बिल्कुल, यूनिफॉर्म में हमेशा 0 ही रहेगा, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं ना, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था, एफ था, राइट, कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स था जो उसके ऊपर लगाया हुआ है। अब एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ नहीं, देखो हर एक चीज सेम, अब ज्यादा दिमाग अपने नहीं लगाना है। ठीक है, हर एक चीज सेम होगी, कुछ बदलेगा नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ बदलेगा नहीं। अब एग्जाम्पल 2 सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अब देख लो, अब ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये स्फीयर डाला हुआ है, देखो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, सिलेंडर डाल सकता हूँ, डिस्क डाल सकता हूँ, रिंग डाल सकता हूँ। अब मैंने क्या डाला, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ फर्क नहीं है भाई, मेथड मैंने बता दी है, ये रिवीजन है वापस। सॉलिड स्फीयर, इसका मास स्मॉल m, रेडियस कैपिटल R। चलो सॉल्व इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो। वापस बोल रहा हूँ, जेई मेन जेई एडवांस दोनों जगह पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में नहीं आते आजकल, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप करो। ठीक है, हाँ, स्फीयर इज रोलिंग, ऑब्वियसली स्फीयर, दिस सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, ये दिया हुआ है, रोलिंग का केस ही अपन करेंगे। ठीक है, तो इट इज रोलिंग, तो फ्रिक्शन है बट रोलिंग है। ठीक है,
बताओ मुझे क्या करोगे। ये सेंटर ऑफ मास है ऐसे, और ये रेडियस सपोज आर है, ठीक है। पहले आप कर लो, फ्रिक्शन तो है ही ना भाई, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रोलिंग है ना, रोलिंग है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान में रखना, कभी भी मैं रोलिंग बोलता हूँ ना, कभी भी रोलिंग होगा तो फ्रिक्शन तो होगा ही। मतलब फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन कोइफिशिएंट होगा ही। इट इज नॉट फ्रिक्शनलेस सरफेस। फटाफट कर लो भरा, जरा करा, फटाफट कर लो। आज थोड़े से अच्छे लेवल के अपन टॉर्क के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। मैं फिर टॉर्क के, और फिर मैं थोड़ा सा एकदम एंड एंड में तो मैं बहुत ही अच्छा एडवांस के क्वेश्चंस भी आपसे करवाऊंगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे रोटेशन में एडवांस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं वापस सब लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग को पता है जो मेरे लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं ऑनलाइन, वो थोड़े से बेसिक लेवल पे होते हैं। तो जिन लोग को अभी, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पहले 5 महीना अच्छी थी, ठीक है। मैंने एक जनवरी फरवरी तक बहुत आपको अच्छे से बेसिक लेवल, मतलब नीट लेवल एंड जेई मेन की लोअर लेवल, जेई मेन की मीडियम लेवल मैंने आपको पढ़ाया। अभी आपका दिमाग, कुछ लोगों का दिमाग जेई एडवांस वालों का खास करके, मैं सिर्फ जेई एडवांस वालों की बात कर रहा हूं, उन लोग को अभी मेरे जेवाईसी के वीडियोस को रिफर करना है, ठीक है। जेवाईसी वाले वीडियोस, द फिजिक्स जो जेवाईसी वाले वीडियोस को रिफर करो, वहां से नोट्स बनाओ, क्योंकि वहां पे इन डेप्थ दिया हुआ है कंसेप्ट को। और ये उन लोग के लिए बोल रहा हूं मैं जो लोग जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। चलो गाइस 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 गाइस, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। सॉलिड स्फीयर एम एन आर है। पहले जो आपने इक्वेशंस लिखे हैं, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, जो लोग ने इक्वेशंस लिखे, इक्वेशंस, पहले इक्वेशंस को देखते हैं कि आपने सही लिखे है क्या। पहले मुझे बताओ, इसके ऊपर एमजी फोर्स कहाँ पे आएगा, एमजी फोर्स कहाँ पे आएगा। एमजी फोर्स ऐसे आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे कि नहीं। देखो कुछ लोग बोलेंगे सर एमजी फोर्स ऐसे आएगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। अब मुझे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है क्या। देखो यहाँ पे मुझे तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब आप देखोगे एमजी का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, गाइस यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बट एमजी का साइन थीटा कंपोनेंट ही इस स्फीयर के लिए एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। अरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एमजी एंड नॉर्मल फोर्स तो कैंसिल होता था, तो कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं था अलोंग एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे है ना एमजी का कौन सा कंपोनेंट, एमजी का साइन 30 कंपोनेंट, राइट गाइस। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे तो mg का ये जो कंपोनेंट है, mg साइन 30 विच इज इक्वल टू mg/2, ठीक है। और यहाँ पे हो गया mg cos 30, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, फ्रिक्शन, अरे किसी को भी पता नहीं होता डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली पता नहीं होता, तो आप कुछ भी मान लो, निगेटिव आए तो उल्टा, पॉजिटिव आए तो वही, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं नीचे, पीछे मान लेते हैं, फ्रिक्शन पीछे कर लेते। देखो इसमें पॉजिटिव आंसर आए तो अच्छी बात है, जो है वही। निगेटिव आया तो उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे रहता है, ठीक है। जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब लोग यहाँ पे देख लो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, ये फ्रिक्शन है। सब में पहले लिखता हूँ, ये फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन है, और अल्फा है। कितने अननोन हो गए बताओ, कितने अननोन है यहाँ पे, अननोन कितने हैं, ए, अल्फा एंड फ्रिक्शन, तीन अननोन। वापस सेम देखो ना, मेथड सेम, कुछ फर्क थोड़ी है। अब गाइस आपको पता है इसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है डीसी पांडे में, या अलग अलग बुक्स, अब इवन मॉड्यूल्स में अलग अलग आप बुक्स पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसके लिए डायरेक्टली कुछ कुछ लोग याद रखते हैं, गाइस वो कभी याद नहीं रखने का। जिंदगी में आप 90 चैप्टर जब फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा हो जाएगा, तो कोई फॉर्मूले आपको याद नहीं रहने वाले, ठीक है। खास करके जेई एडवांस वालों को फॉर्मूला कभी याद नहीं रहना है। फटाफट फटाफट इक्वेशन लिखो और काम खत्म कर दो ना। एफ इज इक्वल टू एम का इक्वेशन लिखते चलो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो तो एफ नेट कितना है यहाँ पे, mg/2 माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो mg/2 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब टॉर्क का इक्वेशन कहाँ पे लगना है बताओ मुझे, टॉर्क का इक्वेशन कहाँ पे लगाना है आपको, कहीं भी लगाओ, ठीक है। टॉर्क का इक्वेशन आप कहीं पे भी लगाओ। अभी हम लोग ने हर बार सेंटर ऑफ, अभी इंस्टेंट एक्सिस ऑफ इस इधर भी लगा सकते, चलो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाते चलो, ठीक है। रोलिंग में मतलब वहां पे लगाए, वहां पे इजी हो जाता है कभी कभी। तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वैसे सेंटर ऑफ मास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटू अल्फा, ठीक है। तो कोई बोलते हो टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट पे, टॉर्क अबाउट सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना है टॉर्क, ये जो टॉर्क है यही है ना, इसके ऊपर ये सेंटर ऑफ मास है, कितना टॉर्क है, किसका टॉर्क है, mg/2 का टॉर्क है कि नहीं, अरे भाई टॉर्क किसका है, सिर्फ mg/2 का, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 हो रहा है वहां पे, तो टॉर्क अबाउट दिस कितना हो जाएगा, mg/2 इंटू क्या r, ये टॉर्क हो जाएगा बराबर आई अल्फा। हाँ कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ जरा भाई, 2/5 mr², 2/5 mr² प्लस mr², तो 7/5 mr², अब उतना आना चाहिए। कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, तो आपको पूरा रोटेशन देखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। एंड लास्ट इक्वेशन विच इज इक्वल टू क्या, a इंटू आर अल्फा, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, इक्वेशन नंबर 3, कुछ है ही नहीं इसमें, सबको समझ में आया, अरे भाई सबको समझ में आया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं धनंजय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, वो दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर 2 डायमेंशन बॉडीज, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बताओ मुझे a इज इक्वल टू अल्फा वगैरह डालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहां से आप देखोगे a की वैल्यू आएगी, ठीक है, कितनी आएगी देखो ना यहाँ पे 5/14, 5g/14, बिल्कुल 5g/14, राइट। देखो यहाँ पे a की वैल्यू, अब a की वैल्यू यहाँ पे डालो, 5g/14 यहाँ पे डाल दो, आपको समझ में नहीं, a की वैल्यू बोल रहा हूँ ना मैं, आर कट हो जाएगा, अल्फा एंड आर, अल्फा आर बिकम्स a, राइट। तो अल्फा की वैल्यू आप बोल रहे हो, आर आर नीचे मतलब अल्फा की वैल्यू आएगी, वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5g/14, ठीक है। चलो जो भी है, मतलब इसको अभी फ्रिक्शन में डाल दो, फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें मुझे बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, mg/7, बिल्कुल फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg/7 विच इज पॉजिटिव, मतलब क्या मुझे बताओ, जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मैंने कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं, अरे जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मैंने जो एज्यूम किया है वो सही निकला कि नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है एक बार जरा कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन की वैल्यू गलत मत करो आप लोग, mg/7, ओके हाँ, ठीक है। चलो अब आपको सबको क्लियर हुआ ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हो, क्लियर हुआ गाइस, अरे भाई ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने वो क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर एक अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूं मैं गाइस, ये अभी प्रॉपरली ये काइंड ऑफ एडवांस का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस लिख मतलब सारे इक्वेशंस लिख दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या हो सकता है, जो भी आप मान सकते हो सारा चीज पॉसिबल होती है। यहाँ पे देखो मैंने जैसे एक ये दे दिया, एक ये दे दिया मैंने, उसके ऊपर ये दे दिया, सब लोग यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने बोला ये इसका मास m है, इसका मास, चलो सबका मास अपन, इसका मास चलो इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, ठीक है, इसका रेडियस r है। अब यहाँ पे मैंने नेट फोर्स लगाया लेट्स से 2f, और यहाँ पे एक नेट फोर्स मैंने फोर्स लगाया f, ठीक है, और दोनों जगह पे रोलिंग है, मैंने ऐसा बोला है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे रोलिंग है, ठीक है। इसका और ये सपोज स्फीयर है, ठीक है, या डिस्क है, चलो ये सिलेंडर है, तो दिस इज सिलेंडर। कोई बोल सकता है अब यहाँ पे, पहले तो मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन सपोज आपको दे दिया, इधर से मैंने फोर्स खींचा, इधर से फोर्स, ये घूम रहा है, ठीक है, कितने अननोन्स है, देखो एकदम सिंपल यार, आपको एकदम बात बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को अननोन एंड इक्वेशन वाइज करो, अननोन इक्वेशन कितने, इक्वेशन कितने अननोन, मतलब कितने अननोन से उतने इक्वेशन अपने को लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अपना सिस्टम विस्टम से कर नहीं सकते, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ, फ्रिक्शन, इस क्वेश्चन में यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन मैंने मान लिया F1, यहाँ का फ्रिक्शन मैंने मान लिया F2, दोनों जगह पे रोलिंग है, दिया हुआ है, दोनों जगह पे रोलिंग है, ठीक है। फ्रिक्शन F1 F2 हो गया,
इसका एक्सेलेरेशन, ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन सपोज मैं A1 पकड़ता हूँ, इसका एक्सेलेरेशन में A2 पकड़ता हूँ, और इसका एक्सेलेरेशन में A3 पकड़ता हूँ। अब कोई भी डायरेक्शन में पकड़ लो, आपको जहां पे पकड़ना है वहां पे पकड़ लो। इसका A1, A2, A3, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा। आपको समझ में आ रहा है? अननोन समझ में आ रहा है? अननोन कितने अननोन है यहाँ पे? A1, A2, A3, ठीक है। अल्फा, फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2, 6 अननोन्स। इक्वेशन कितने लगेंगे? इक्वेशन कितने लगेंगे? 6 इक्वेशंस। भाई एक बात मुझे बताओ, 6 इक्वेशंस लगेंगे, हमेशा मैंने बोला है 3 स्टेप्स, F इज इक्वल टू ma, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कोई पंगा है? अब F इज इक्वल टू ma फटाफट में लिखता हूं, आप सिर्फ देखते जाओ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर फ्रिक्शन F1 आगे है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन F1 कहां पे होगा? पीछे होगा। ये इसके ऊपर फ्रिक्शन, मतलब डिस्क के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शन आगे होगा F1, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे। सिमिलरली इसके ऊपर फ्रिक्शन, ये वाले इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे होगा F2, तो इस वाले के ऊपर फ्रिक्शन कहां पे होगा? आगे होगा F2। ये सबको समझ में आया? ये दोनों रोलिंग फ्रिक्शन है, इन दोनों को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। अब मैं एफबीडी अलग अलग नहीं निकालता, क्योंकि अभी एडवांस का लेक्चर है। जिनको इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, वापस इसका वीडियो देख लो, खुद से करके देख लो, खुद से इक्वेशन वापस लिखो आफ्टर द लेक्चर। सारे के सारे जो आपके जो भी इक्वेशन आएंगे वापस लिखने का, ठीक है। तो वन बाय वन मुझे पहले बताओ, इसका इक्वेशन क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए के सारे इक्वेशन लिखते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, ऊपर वाले का इक्वेशन क्या होगा? 2F फोर्स आगे, F1 पीछे, क्या आएगा इक्वेशन? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका इक्वेशन सबके लिए लिखते हैं, 1 2 3, 3 बॉडीज 3 इक्वेशन। यस, कुछ नहीं, 2F माइनस F1 इज इक्वल टू क्या? मास इंटू A1। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ था ही नहीं, सिंपल था। हाँ, इसके लिए क्या होगा बताओ? ये वाला बॉडी जो अपना सिलेंडर था, उसके लिए F1 आगे, F2 पीछे, क्या होगा? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या? मास कितना है? 3m इंटू A2। भाई मास देखो ना, 3m इंटू A2। मैंने मास भी मास इंटू एक्सेलरेशन बदल दो, 3m है मास इसका, फंसाने के लिए दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा? फ्रिक्शन F2 आगे, फोर्स F पीछे, तो क्या होगा? इसके इक्वेशन क्या आएगा? अरे तीसरे बॉडी का इक्वेशन क्या होगा? ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो क्या होगा? F2 माइनस क्या? कैपिटल F इज इक्वल टू 2m इंटू A3, 2m इंटू A3। इक्वेशन नंबर 3 सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ना, 3 इक्वेशन तो यहाँ पे ही बन गया ना यार। मतलब देखो, आधा काम तो खत्म हो गया, 6 इक्वेशन लिखने थे, आधा काम तो हो गया। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, ठीक है। नहीं, 6 इक्वेशन बचे अभी तो, और 3 बचे हुए। अब मुझे होता टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अलग कलर में लिखता हूं, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कहां पे करते हैं? यहाँ पे 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऊपर भी कर सकते हैं, इधर भी, क्योंकि 2 जगह पे रोलिंग है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अपन सेंटर ऑफ मास में करते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? सेंटर ऑफ मास में करते हैं, बहुत टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास पे लिखते हैं अपन। टॉर्क आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अब मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास तो इधर है कि नहीं? ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास। तो F1 का टॉर्क इधर, F2 का टॉर्क भी इधर, दोनों टॉर्क इधर। एक क्या करेंगे, देखो ना, F1 एंड F2 का टॉर्क उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ऐड ही हो रहा है ना। टॉर्क क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या करेंगे? F1R प्लस F2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2। अरे डिस्क का जो होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि मास 3 है, ध्यान में रखना, इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 4 सबको समझ में आया है? भाई सबको समझ में आया? बचे हुए दो क्या होंगे? बचे हुए दो क्या होंगे बताओ जरा? अरे बचे हुए क्या होंगे? दो बचे हुए, दो कौन सी इक्वेशंस हैं? अरे बचे हुए दो इक्वेशंस होंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन टाइप मतलब जो रोलिंग की कंडीशन होती है वो। ऊपर वाले रोलिंग की कंडीशन देखो, ऊपर वाला इक्वेशन कंस्ट्रेंट, ऊपर वाला इक्वेशन देखो क्या है, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन में अब मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, चाहिए तो। ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में ये वाला जो पॉइंट है वो A1 से आगे जा रहा है, ठीक है। और जो नीचे वाला पॉइंट है, आप देखोगे नीचे वाला पॉइंट को कलर चल चेंज करता हूं चाहिए तो, ये A2 है, और एट द सेम टाइम अल्फा आर है,
आपको समझ में आ रहा है? देखो ना, अल्फा और A2 दोनों सेमी डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे, तो ऊपर वाले इक्वेशन का इक्वेशन क्या होगा? दोनों का एक्सप्रेशन सेम, मतलब इसका एक इक्वेशन क्या बनेगा? A1 इज इक्वल टू A2 प्लस अल्फा आर। समझ में आया? इक्वेशन नंबर क्या 5 समझ में आया क्या है? ऊपर वाले पॉइंट। और नीचे वाला पॉइंट का क्या होगा? नीचे वाला पॉइंट, तो नीचे वाला पॉइंट डिस्क है, ठीक है। क्या हो रहा है? ऊपर वाला इधर का ये जो पॉइंट है, इसमें A2, सबको समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा फास्ट लेक्चर जाएगा, क्योंकि एडवांस का जो रोटेशन मोशन है वो बहुत वास्ट है, ठीक है। इसीलिए मैं उसको कुछ कुछ लेक्चर्स ऑफलाइन भी होंगे आपके, मतलब अपने अपने टीचर्स के, जैसे रोशन सर के होंगे, शशांक सर के होंगे, वापस बोल रहा हूँ सारे सर के, इनके एडवांस वालों के लिए खास करके, ठीक है। A2 अल्फा, ठीक है, ऐसा होगा। और A3 कहाँ पे? इसका नीचे वाला जो पॉइंट है वो A3 से जा रहा है। देखो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, दोनों पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों का एक्सटेंशन सेम होना चाहिए। क्या होगा? A2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू A3, ठीक है। तो क्या होगा? A2 यहाँ पे लिख लो, A2 माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3। आपको समझ में आया क्या इक्वेशन नंबर 6? देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे रोलिंग की इक्वेशंस लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे A3 कहाँ पे? देखो ना, अरे यार इस पॉइंट पे A3 इस डायरेक्शन में लिखा है ना मैंने, A1 A2 A3, A3 इस डायरेक्शन में लिखा है, तो जो डायरेक्शन है वही लिखो। A3 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस अल्फा। देखो ना यहाँ पे पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर सपोज जो भी होगा, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 का सपोज सेम है एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही आएगा ना। आपको ये समझ में आ रहेगा? A1 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 शुड बी सेम, ठीक है। जिनको बाउंड जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं ये सारी चीजें बाद में पढ़ा है। देखो ये चीज मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो 80 to 90% लोगों को बाउंस जाता है, इसलिए मैंने रोटेशन के एंड में रखा है लेक्चर्स, ठीक है। जनरली ये कब पढ़ाना चाहिए? आप मेरे जेवाईसी की वीडियो देखोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जब टॉर्क में इंट्रोड्यूस करता हूँ उसके बाद ही इसको मैं पढ़ा देता हूँ। जनरली सब, मतलब पूरे इंडिया में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बट मैंने क्या किया, पहले नॉर्मल वाला इजी वाला पार्ट करवा दिया, जिससे आपका नीट एंड जेई मेन का नॉर्मल लेवल एंड मीडियम लेवल हो जाए। जेई मेन का डिफिकल्ट लेवल और एडवांस लेवल थोड़ा सा ऐसे जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। Now you know how to write F is equal to ma, torque is equal to alpha, ठीक है। और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बिल्कुल चलेगा। बेस अच्छा होगा तो डिफिकल्ट चीजें भी इजी लगने लगती है, बट बेस अच्छा होगा तो, ठीक है। इसलिए मेरा काम है, मैं वापस बता रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ बेस बनाना। गाइस कुछ लोग की कंप्लेंट थी, ठीक है, कि सर आप गौरव सर आप डिफिकल्ट नहीं पढ़ाते, ठीक है। कुछ लोग की ऐसी कंप्लेंट थी। तो मैं, आप इतना ध्यान में रखना, ये टीम एफर्ट्स है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं आपका क्या बनाऊंगा? बेस बनाऊंगा। मैं आपका बेस बनाऊंगा, फिर डिफिकल्ट चीजें हैं, अपनी टीम है ना फिजिक्स की, ऐसा नहीं मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ पूरे मास्टर क्लास को, ठीक है। तो गाइस इसलिए टीम है, राइट, इज अ टीम एफर्ट। तो आपका जो बाकी वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ाएंगे सर, टेंशन मत लो। मैं भी आऊंगा कभी कभी ऑफलाइन में, तो आई नहीं, मैं बोला ना हर एक चैप्टर के बाद में ऑफलाइन, तो रोटेशन के बाद में ऑफलाइन आने ही वाला उस सब जगह पे। चिंता क्यों कर रहे हो? रोटेशन के लेक्चर्स लेंगे ऑफलाइन में अपन। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन तुम खुद लिखो। देखो इस क्वेश्चन को जिनको नहीं जमा है भाई, खुद करो ना सॉल्व, खुद करो ना, इसके बाद खुद करो, आप ड्रॉ करो और खुद से सॉल्व करो, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है ही ना, मतलब अभी मैंने पढ़ाया तो आपका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, राइट। चलो गाइस, अब थोड़ा सा क्विकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पुलीज का। एकदम सिंपल है, अब कुछ है ही नहीं भाई। पुली भी एकदम सिंपल है, ठीक है। पुलिस जो है, पुलिस, पुली, ठीक है। अरे पुली भी एकदम सिंपल होता है। अब मैंने आपको आपको याद होगा जो पुलिस हम लोग पढ़ते थे, कहाँ पे पुली पढ़ते थे? आप याद करोगे तो पुली जो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पुली पढ़ते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे हमेशा? पुली फिक्स, फ्रिक्शनलेस,
रोटेशन नहीं होता। अब ये कुछ नहीं है यहाँ पे एक्चुअल रियल पुली अपनी, पुली इज मासलेस, राइट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, पुली जो है अपनी उसको सब कुछ है, मतलब इस पुली को मास भी है, ठीक है, उस पुली का कुछ रेडियस भी है, आर भी है, और ये पुली घूम भी सकती है, मतलब ये एक्चुअल वाली पुली है अपनी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या डालते हैं गाइस, इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, अब इसके ऊपर मैंने सपोज एक ऐसा करके एक स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग का मतलब क्या, जो बेसिकली जो मैंने स्ट्रिंग डाला हुआ है, देर इज नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं है इसकी, मतलब इसके ऊपर ये बेसिकली जो जो अपना रोप है, जो स्ट्रिंग है, वो इसको ऐसे लेके ही चलेगा, ठीक है, मतलब पुली को लेके ही वो घूमेगा स्ट्रिंग, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इस केस में मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने एक मास डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक मास डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसमें M1 डाल दिया, इसमें M2 डाल दिया। गाइस अब एक काम करना है अपने को गाइस, और इस पुली का मास M3 लेते हैं, चलो पुली का मास लेते हैं M3, यहाँ पे फिक्स्ड है। मैं वापस इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वापस बोल रहा हूं, मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इक्वेशंस लिखूंगा। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये पुली जो है इट इज डिस्क, ठीक है, पुली इज डिस्क, जो ये डिस्क है, डिस्क, ठीक है, या व्हील बोल सकते हैं, व्हील मतलब डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, ये डिस्क है बेसिकली, ठीक है, जो घूम रहा है। नाउ देर इज नो स्लाइडिंग, ठीक है। चलो पहले तो मुझे इसमें कितने अननोन्स है, कितने अननोन्स है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ेगी, मतलब कुछ चीजें जो है आपको थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेरिएशन करना पड़ेगा। वेरिएशन मतलब क्या, मैं जो चीज बोली थी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा सा वेरी करता है यहाँ पे। मैंने आपको बताया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने क्या बोला था, वन स्ट्रिंग वन टेंशन बोला था कि नहीं गाइस, वन स्ट्रिंग वन टेंशन बोला था कि नहीं। हाँ, तो मुझे तो वन स्ट्रिंग वन टेंशन होगा, तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन सेम होगा, तो इस पुली का एफबीडी बनाओगे तो पुली घूमेगी क्या फिर, क्या मुझे बताओ, यहाँ पे टी तो पुली घूम सकती है क्या, नहीं घूमेगी ना। तो पहले तो पॉसिबल, यहाँ पे ध्यान में रखना। अब आ, एक चीज दिमाग में रखना, ये जो स्ट्रिंग है, मैं बोलता था ना, अपन दो पार्ट्स को ऐसे ड्रॉ करते थे, याद है, ऐसे दो पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, ऐसे ड्रॉ करते थे और बोलते कि ये दो पार्ट। अब यहाँ पे एक्चुअल में दो पार्ट्स को सेपरेट लेना, इसको सेपरेट लेना, इसको सेपरेट लेना, इवन फॉर कंस्ट्रेंट इक्वेशन, मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी बनाने वाला हूँ यहाँ। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाऊंगा, इस पार्ट को पूरा अलग कर दो ना, साथ में लेना ही नहीं है, ये पार्ट अलग, वो पार्ट अलग, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये दोनों पार्ट अलग है, तो इसके टेंशन भी अलग है, T1 है इसका टेंशन, T2 है इसका टेंशन, ठीक है, तो T1 T2, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते। इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है A1, ये नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है A2, ऊपर जा रहा है, और लेट्स से अल्फा घूम रहा है। कितने अननोन हो गए देखो, कितना अननोन दिख रहा है आपको, A1 A2 T1 T2 अल्फा, कितने अननोन, 5 अननोन। सब लिख दो यहाँ पे, जो अननोन है वो लिखो, A1 A2 T1 T2 और अल्फा, ठीक है, सर अल्फा मतलब जहां से घूम रहा है। अब मुझे होता फटाफट फटाफट अपना क्या बना, गाइस गाइस फटाफट फटाफट बताओ। यहाँ पे मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो इसके ऊपर T1 कहाँ पे होगा, इसके ऊपर T1 ऊपर, M1G नीचे, इसके ऊपर T2 ऊपर, M2G नीचे। सबको समझ में आ रहा है। पहले मुझे बताओ हमेशा, अरे सेम कंसेप्ट सेम, F इज इक्वल टू एम ए लगाओ ना भाई, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। पहले इस ब्लॉक को लगेगा, इस ब्लॉक को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स पूछा नहीं है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे हिंज फोर्स कितना होगा, पूछा क्या हिंज फोर्स तुमको, तो इसका भी अपन F इज इक्वल टू एम ए लगा देते, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे बताओ, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो, आप समझ जाओ कि ये जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है। चलो इक्वेशन लिखो F इज इक्वल टू एम ए का, तो F इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन पहले लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इससे अपने दो इक्वेशन तो हो ही जाएंगे, M1G माइनस T1, यहाँ पे देखो M1G माइनस T1, कंसेप्ट सेम, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A1, M1A1 इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में आया, अरे भाई समझ में आया,
नहीं, दोनों टेंशन सेम है ना। मैंने यहाँ पे दोनों टेंशन अलग अलग, मैंने बोला ना, यहाँ पे T1 होगा तो यहाँ पे T2 होगा, मैंने बोला ना अभी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का भूल जाओ, वहां पे वन स्ट्रिंग वन टेंशन, यहाँ पे भी समझ लो वन स्ट्रिंग के दो पार्ट हो चुके हैं। एक स्ट्रिंग के दो पार्ट है, दो पार्ट अलग अलग लेंगे, ठीक है। इसका क्या होगा, T2 ऊपर M2G नीचे, तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए ना, मतलब मास M1 M2 की वैल्यू दी जाएगी। M1 कुछ 2m, M2 कुछ 3m वगैरह से दिया जाएगा ये मास, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये हो गए, तो ये वाला तो पार्ट हो गया, F इज इक्वल टू ma वाला। अब बताओ कौन सा पार्ट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाला। भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, भूलना थोड़ी है, आई अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, ये वाला पार्ट लगाओ। तो मुझे बताओ इसका पार्ट क्या होगा, अल्फा। अब मुझे तो कौन सा टॉर्क बड़ा है, देखो जिस तरीके से मैंने अल्फा ड्रॉ किया है, T1 का टॉर्क बड़ा होगा T2 का। अरे ऐसे कब घूमेगा, जब T1 का टॉर्क बड़ा होगा ना। हाँ, तो T1 का टॉर्क बड़ा होगा T2 से, वही उस डायरेक्शन में अल्फा अपन ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से T1R माइनस T2R, नेट टॉर्क, T1 ऐसे घुमाएगा, T2 उल्टा उसको अपोज करेगा, इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा मतलब क्या, M3R² बाई 2 अल्फा। इक्वेशन नंबर 3 सबको समझ में आया क्या है। अरे mr² बाई 2 होता है ना डिस्क, इसका मास मैंने M3 बोला है, तो M3R² बाई 2 अल्फा, राइट, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत, 3 इक्वेशन लिख दिए, सबको समझ में आ रहा है। अरे थर्ड इक्वेशन ऐसा है ना इसका, ये पूरा ये जो डिस्क है उसका इक्वेशन लिखा है मैंने, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस सेंटर ऑफ मास, T1R माइनस T2R, नेट टॉर्क हो गया, इज इक्वल टू आई अल्फा। थर्ड इक्वेशन लिखने में क्या है, ये तो कब से बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब कितने इक्वेशन बचे, और कितने बचे बताओ, कितने इक्वेशन बचे यहाँ पे। अरे भाई कितने इक्वेशन बचे यहाँ पे, 3 और 2, 2 इक्वेशन बचे ना। 2 इक्वेशन कौन से होंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, राइट। 2 इक्वेशन कौन से, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ गाइज, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में कोई ये बोल सकता है यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग के दो पार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ स्ट्रिंग का ये पार्ट और स्ट्रिंग का ये पार्ट, दोनों पार्ट ड्रॉ किए, देखो ये पार्ट, एक ये पार्ट। अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट जो है स्ट्रिंग का, ये वाला पार्ट, अब दोनों को अलग अलग लेने का, दोनों को अलग अलग लेने का। मुझे बताओ ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, A1 से कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला एंड A1 से नीचे जा रहा है। कोई बोल सकता है ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड कहाँ कितने इसमें घूम रहा है। ये वाला आप एंड देखोगे, ये वाला एंड अल्फा आर से नीचे जा रहा है कि नहीं, अरे अल्फा आर से नीचे जा रहा है कि नहीं, अरे अल्फा आर ना घूम रहा है ना, अल्फा आर। मैंने क्या बोला, देयर इज नो स्लाइडिंग, देख यहाँ पे लिखा है नो स्लाइडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ ही वो घूम रहा है ऐसे। हाँ, तो अल्फा आर के साथ नीचे आ रहा है, तो ध्यान में रखना ये जो पॉइंट है अल्फा आर के साथ नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट देखो A2, ये वाला पार्ट देखो A2 से कहाँ पे जा रहा है, ये A2 से ऊपर जा रहा है, देखो A2 से ऊपर जा रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये भी अल्फा आर से ऊपर जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट अल्फा आर से ऊपर जा रहा है, देखो ना ऐसा घूम रहा है ना, तो ये वाला पार्ट देखो ना, ये वाला पार्ट क्या है, अल्फा आर से कहाँ पे जा रहा है। अब कोई बोलेगा सर इतना करने की जरूरत थोड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या करते थे, पूरा का पूरा ये पूरे पार्ट का एक साथ लिखते थे कि नहीं, इक्वेशन एक साथ लिखते थे कि नहीं। वापस बोलो, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट तभी भी जेई मेन वाले सुन लो, ठीक है। एडवांस में आएंगे क्योंकि इतना टाइम सॉल्व करने को जेई मेन में नहीं दिया जाता, ठीक है। गाइस ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट, हाँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये पार्ट फिक्स होता है, ये पार्ट फिक्स, ये पार्ट फिक्स, फिर चारों चार का लिखते थे, अब नहीं। अब इसका देखो गाइस, ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका अलग से लिखना है, ये जो पार्ट है ना, इसका इक्वेशन अलग से लिखना है। क्या होगा, A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, A1 इज इक्वल टू अल्फा आर, इसका अलग से इक्वेशन लिखा। इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आर।
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे? A1 इज इक्वल टू अल्फा, A2 इज इक्वल टू अल्फा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दिख ही रहा है A1 इज इक्वल टू A2। क्यों? क्योंकि A1 नीचे जा रहा है, A1 इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू A2 दिख रहा है ना। बट कोई कोई क्वेश्चन पुलिस के मैं ऐसे दूंगा जहां पे A1 इज नॉट इक्वल टू A2, A1 A2 सेम नहीं आएगा, कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी तो आएंगे आपको। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये मैंने मेथड बताया, आपको ध्यान में रखना है, मेथड को फॉलो करना है। मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिखाया कि एक ही पुली है तो A1 इज इक्वल टू अल्फा, बट ये जो मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखा है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। स्लाइडिंग का केस हम लेते ही नहीं यहाँ पे। देखो आपको इवन जो भी केस आएगा, इवन स्लाइडिंग मतलब इवन रोलिंग मतलब एडवांस में भी जो केस आएगा ऐसी कुछ इक्वेशंस का, तो आपको स्लाइडिंग का केस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये 4 है, ये 5 है। 4 एंड 5 का मतलब एक ही है। कुछ लोग बोलेंगे सर 4 एंड 5 इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है, A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ में आए, सबको समझ में आए हाउ टू राइट द इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करना है, खत्म करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके खत्म करना है। तो पुली को समझ में आए कैसे टैकल करना होता है गाइस, पुलिस को, पुली के क्वेश्चन कैसे टैकल करना है समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, डिफिकल्ट नहीं, मेथोडिकल है गाइस, ये मेथोडिकल है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेथड से पढ़ा रहा हूँ, मतलब हर एक चीज को मेथड बन के पढ़ा रहा हूँ मैं। अब बाद में जो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, जो एडवांस के इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो मेथड बेस्ड होते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब आपको चमकना चाहिए, ठीक है। हाँ यस बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट बोलता हूँ, रोटेशन का पार्ट, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, हर एक चीज यहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिक्स रोटेशन में वापस रिपीट होता है। याद होगा मैंने बोला था पूरा का पूरा रोटेशन, पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो सेंटर ऑफ मास कोलिजन तक पड़ा है, वैसा का वैसा रोटेशन में वापस रिपीट होता है। हर एक चीज आप पढ़ो, देखो एनएलएम का पार्ट पढ़ लिया आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी पावर का पार्ट पढ़ लिया था आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट पढ़ लिया था, मतलब वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ लिया था, सर्कुलर मोशन भी पढ़ोगे, सब कुछ रिपीट होता है इसमें, ठीक है। और कोलिजन का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं नॉर्मल लेक्चर में नहीं लेता, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है थर्सडे का, वो लास्ट लेक्चर रोटेशन मोशन का, उसका एंड वाला पार्ट जो मैं कराऊंगा वो कोलिजन का पार्ट होगा, ठीक है। वो बहुत ही अलग लेवल पे जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 है, ये लिख दो। एग्जाम्पल 4 नहीं, ये तो पुली है, ठीक है। पुली का एग्जाम्पल 1 दे दिए। अब गाइस पुली के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट वो अभी क्वेश्चंस जो भी आपको देखने को मिलेंगे उसमें कुछ ज्यादा आपको, मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू क्या मैं, गाइस आगे बढ़ू क्या मैं? ठीक है, ये एग्जांपल 1 कर दिया, तो मैं एग्जांपल 2 करता हूँ। देखो अभी ये सिंपल वाला एग्जांपल, मैं ये इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे दो ऐसे स्ट्रिंग ऐसे रोल करके रखे, सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का मास, अभी तो 3 डायमेंशन फिगर है, मास m है, रेडियस r है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स है, और मैंने बोला है कि ये प्रॉपर तरीके से रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब देर इज नो स्लाइडिंग एनीवेयर, देर इज नो स्लाइडिंग एनीवेयर, ठीक है। सिलेंडर इज हैंग, आपको समझ में, सिलेंडर ऐसे हैंग करके रखा हुआ है, और दोनों सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि टेंशन 1 टेंशन 2 अलग अलग है, ठीक है। तो मुझे तो इसका इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका इसका आपको सपोज ये करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। कैसे आएगा, एमजी फोर्स कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, एक टेंशन टी ऊपर, एक टेंशन टी ऊपर, टेंशन टी, आपको समझ में आ रहा है? दोनों मैंने सिमेट्रिक बोला हुआ है, इसका इक्वेशन क्या आएगा फिर बताओ। तो अब इक्वेशंस आप देखोगे, इसका जो इक्वेशंस देखोगे आप, ठीक है,
एक चीज ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है, इसका एक एक्सेलरेशन आएगा ए, सब लोग यहाँ पे देखो ए, और एट द सेम टाइम ये ऐसा घूम रहा होगा, ठीक है, मतलब ऐसा करके घूम रहा होगा अल्फा से, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा अल्फा आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे, मतलब इस ये मैंने वो व्यू, अब साइड व्यू देखोगे, इसका साइड व्यू देखोगे भाई, साइड व्यू कैसे दिखेगा, इसको ऐसा दिखेगा कि नहीं, ऐसा दिखेगा कि नहीं साइड व्यू, ये क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा कि नहीं, दिस इज माय साइड व्यू राइट, मतलब इस तरीके से कोई देखेगा तो इस तरीके से दिखेगा कि नहीं, जिसमें अपन क्या करते हैं, mg फोर्स नीचे, ठीक है, और टेंशन प्लस टेंशन तो 2t ऊपर, ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया क्या, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ए नीचे, ठीक है, अब ध्यान में रखना जो फोर्स में यहाँ पे दिया है ये 2t भी अननोन है, एक्सेलरेशन भी अननोन, सॉरी एक्सेलरेशन भी अननोन है, ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फा है वो भी अननोन है, तो ए अल्फा इन 2t, कितने अननोन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ए अल्फा इन 2t, कितने अननोन है यहाँ पे, 3। मेथड सेम है कि नहीं भाई, मेथड सेम, अपने को पता है टॉर्क एफ इज इक्वल टू एम, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या इसमें मतलब अलग क्या है, मैंने बोला देयर इज नो स्लाइडिंग एनीवेयर, मैंने यहाँ पे लिखा है ना नो स्लाइडिंग एनीवेयर, कंडीशन दी रहेगी नो स्लाइडिंग एनीवेयर, इसका मतलब कहाँ पे भी स्लाइडिंग है ही नहीं, तो मुझे तो इक्वेशन क्या लिखोगे इसमें, इक्वेशन क्या लिखोगे, सिंपल, पहला होगा mg माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma, फिर टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा क्या होगा, घुमा कैसे, मतलब ऐसा घूमेगा ना, नीचे आएगा ना ऐसे, ऐसे करके घूम के आएगा, इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन लगाओ सेंटर ऑफ मास पे, भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन लगाओ सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे भी लगा सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपका काम है, एफ इज इक्वल टू एम ए, दोनों सेम ही है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा सेंटर ऑफ मास में, देखो कभी भी एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, कभी भी ना, कभी भी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन कभी गलत होगा ही नहीं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सॉरी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, कभी गलत नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता, आप ये बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, बट कभी कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता, और आप फंस जाते हो, इक्वेशन लिखते हो, आपको बोलता है यार ये तो इक्वेशन कुछ तो गलत आ रहा है, तो हमेशा सेफर साइड के लिए इक्वेशन कहाँ पे लगाना है, सेफर साइड के लिए इक्वेशन कहाँ पे लगाना है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, और खास करके पता है वो, मैं अभी कुछ इक्वेशन लिखूंगा हिंज फोर्स के बाद कि ऐसा 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 लटकाया हुआ है, एक स्प्रिंग को यहाँ से कट किया तो ये घूमेगा, बराबर, तो उस प्रेजेंट मोमेंट में उसमें टेंशन बताओ, उस केस में तो बहुत सारे लोग गलत कर देते, उनको उनको लगता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लेकिन वो होता नहीं है, और आप टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाते हो, ईशान्य एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाते हो, गलत हो जाता है, तो इसलिए हमेशा सेंटर ऑफ मास इज द सेफेस्ट प्लेस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे ही लगाने का, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो गया यहाँ पे, mg इंटू आर आ गया इज इक्वल टू क्या, सॉरी गलत किया हमने, सॉरी गाइस, टेंशन सॉरी 2t, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 2t इंटू आर आ गया इज इक्वल टू क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, काम खत्म, और लास्ट का इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये पॉइंट जो है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा, नो स्लाइडिंग एनीवेयर, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा, आपको समझ में आया सबको गाइस, आपको समझ में आया, चलो, मतलब एटलीस्ट आपको समझ में है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा, कांस्टेंट इक्वेशंस को कैसे दिमाग में रखते हैं, कोई पंगा है इसमें अब तक कोई पंगा है गाइस, अब तक कोई पंगा है इसमें, मैं अलग अलग टाइप के इक्वेशंस क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, ठीक है, चलो,
अब ये हो गया पुली का कंसेप्ट। देखो ये मैंने आपको पुली का कंसेप्ट बता दिया, ये मैंने आपको अलग अलग ये वाला कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। मैं आपको हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ये वाला भी पार्ट बताने वाला हूँ, बट उसके पहले हिंज, मैंने आपको हिंज का बोला था, याद है हिंज? यश रे, ठीक है, मुझे तो हिंज पता है, हिंज आपको हिंज के फोर्सेस, हाउ टू कैलकुलेट हिंज फोर्सेस। एक मैंने बोला था कि हिंज फोर्सेस या पिवोटल जो फोर्स होते हैं, पिवोट पे जो फोर्सेस आते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है गाइस। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट है कि हिंज फोर्सेस जो नॉर्मल फोर्सेस N1 N2 होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर मैं ना सबका कॉम्बिनेशन वाला बताने वाला हूँ, मैं एक मस्त वाला कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें आपको मजा आएगा, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, ठीक है, कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको हर एक चीज थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको छोटा सा हिंज फोर्स का क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हिंज फोर्सेस, हिंज फोर्सेस मतलब क्या होता है, वो बेसिकली नॉर्मल फोर्सेस ही होंगे वो, ठीक है। चलो पहले तो मुझे बात बताओ गाइस, मुझे पहले एक बात बताओ, ये एक पेन है, ठीक है। अब ये आपको क्या लगता है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और पेन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा घूम घूम के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आप देखो, ये रोटेट भी कर रहा है, देखो ये अबाउट दिस, अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे देखो रोटेशन भी चल रहा है। और क्या मुझे बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? इस पेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है बताओ, लार्जर पिक्चर बताओ क्या कर रहा है वो, सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, अरे सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये चीज दिमाग में रखना। अब मैं देखो, अब मैंने आपको बोला था एफ इज इक्वल टू एम, सर्कुलर मोशन किसका पार्ट है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है ना, बस एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है सर्कुलर मोशन में, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर। और वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, याद है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो, इस ये सेम चीज इसमें लगानी पड़ती है, ठीक है। वापस ये एडवांस का ही पार्ट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जेई एडवांस का ही पार्ट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, सब लोग देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या हो गया गाइस, ये हिंज हो गया। मुझे तो इसका एफबीडी बनाओ, ठीक है, मतलब ये रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा दिया। श्रेया तू सही बोल रहा है, बराबर बोल रहा है तू। अभी यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लगाया, बताओ यहाँ पे इसका ही, यहाँ पे इसका ये बताओ, एफबीडी बताओ क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका एफबीडी बताओ, ठीक है। चलो छोड़ो, एक काम करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, मैंने बताओ ये रॉड को मैं ऊपर से छोड़ता तो ये रॉड कैसे आता, रॉड कैसे आता, ये ऊपर से छोड़ता तो रॉड ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता कि नहीं, ऐसे जाके ऐसे आता। हाँ, तो मुझे तो ऐसे जाके ऐसे आता, तो इस पॉइंट पे इसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहता कि नहीं भाई, मुझे तो इस पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहता कि नहीं रहता, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब मैंने यहाँ पे बोला है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे ओमेगा है, ओमेगा है, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, लिया हुआ है, ओमेगा इज गिवन, ठीक है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, ये रॉड की। एक काम करता हूँ, रॉड को थोड़ा सा ना, मतलब रॉड रॉड का फील आना चाहिए नहीं इसको, तो ऐसा करते हैं, देखो रॉड का फील आता है इसमें, ठीक है। तो इसके एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन, सम एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन, मतलब वो कहीं से ऊपर से छोड़ा हुआ है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, या कोई बोलेगा तो इसको जोर से धक्का दिया तो एंगुलर वेलोसिटी है। तो मुझे तो इसमें कौन से फोर्सेस आएंगे, ठीक है। एक तो फोर्स कौन सा आएगा, mg फोर्स नीचे आएगा ऐसे, बराबर कि नहीं, mg फोर्स नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मास से आएगा, बिल्कुल। एक मैंने क्या बोला था, हिंज फोर्सेस, कभी भी ध्यान में रखना, हिंज फोर्स ऐसे लिख देते हैं, NX NY, ऐसा मैंने हिंज फोर्सेस लगा दिए, ठीक है, हिंज फोर्सेस भी आ गए, ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं, हिंज फोर्सेस को अलग कलर में लिखते क्योंकि वो अननोन है, NX भी अननोन है, NY भी अननोन है, ठीक है। यही तो हिंज फोर्सेस है ना, NX एंड NY, इसकी तो वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। चलो, ग्रेविटी नोन है, कौन से जो जो अननोन है ना वो मतलब वो कर लेते हैं।
ओमेगा नोन, ठीक है, ओमेगा इज नोन। और क्या क्या अननोन है बताओ जरा, और क्या क्या अननोन है बताओ जरा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिखते हैं ना, मतलब और थोड़ा सा फील आता है ओमेगा नॉट, ठीक है, ये ओमेगा नॉट है दिया है। हाँ, और बताओ क्या क्या अननोन है इसमें। एनएक्स एनवाई अननोन है। एक्सेलरेशन दिया है क्या भाई, एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन दिया है क्या भाई, एक्सेलरेशन दिया है क्या यहाँ पे, नहीं दिया है ना भाई, तो एक्सेलरेशन भी अननोन है, एक्सेलरेशन अननोन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये ना। अल्फा इज अननोन, अल्फा भी अननोन है, अल्फा भी तो अननोन है, ठीक है। और क्या अननोन है, और कुछ अननोन नहीं, चार अननोन है। कैन यू राइट 4 इक्वेशंस गाइस, मुझे होता अननोन्स में लिखता हूं यहाँ पे, अननोन्स। अरे सेम चीज को फॉलो करना है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम चीज को फॉलो करना। अननोन्स में लिखता हूं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ए, अल्फा, ठीक है, एन एक्स एन एन वाई, बस और कुछ है ही नहीं अननोन्स। इक्वेशन लिखो फटाफट। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा आएगा, मैंने हमेशा बोला सबसे पहला इक्वेशन कौन सा आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भाई, न्यूटन भाई को कैसे भूलने का। एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ चलो मुझे बताओ, अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलोंग वाई एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं, सब लोग यहाँ पे देखो। अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन क्या आएगा, अलोंग वाई एक्सिस। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कभी ना वो कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, एम जी माइनस एन वाई, सब लोग यहाँ पे देखो, एम जी माइनस एन वाई, इक्वेशन क्या आएगा, एम जी माइनस एन वाई इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सबको समझ में आया, इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस बताओ भाई, जिंदगी में अलोंग, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस बताओ। कोई बोलेगा सर अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही नहीं दिख रहा है। गाइस मुझे एक बात बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, जो अलोंग एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही फोर्स है एनएक्स, अलोंग एक ही फोर्स है एनएक्स, बट कोई यहाँ पे बोल सकता है, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास, मैंने पहले वाला एग्जांपल आपको क्यों दिया था, सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, ये सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना सेंटर ऑफ मास, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई बोल सकता है कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पे लिखता हूं, सो दिस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो मैं लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, कितना है वो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू। सबको समझ में आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर नहीं, खिचड़ी हो रही है यहाँ पे, ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो लिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेर आर इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू। ये सबको समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, बस अलोंग एक्स एक्सिस है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, मैंने क्या इक्वेशन लिखा, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन का भी, देखो रोटेशन में सर्कुलर मोशन भी आ गया, अरे एफ इज इक्वल टू एम ए तो आया ही आया, बट उसके साथ साथ क्या आया, तो एनएक्स की जो वैल्यू आएगी, नॉर्मल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो हिंज फोर्स है, जो हिंज फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जो आएगा, वो कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विच इज एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू। इक्वेशन नंबर 2 आपको सबको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये मुझे होता सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे चार अननोन्स है, 4 अननोन्स है, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ और क्या, 2 तो हो गए, और एफ इज इक्वल टू एम ए तो हो गया, अब कौन सा, आंखें बंद करके एक होता है, और कौन सा होता है, टॉर्क। अरे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अरे भाई और क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो लगाओ, जिंदगी में एक ही तो इक्वेशन बचा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था, टॉर्क कहां पे लगाना है, सेंटर ऑफ मास पे भी लगा सकते हैं, या फिर कहां पे लगा सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है गाइस,
तो यहाँ पे तो डरने का ही नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, इधर तो एक्स ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। और सबसे अच्छा क्या पता है, एक्स ऑफ रोटेशन में अपन टॉर्क लगाएंगे तो एनएक्स एनवाई क्या होगा, टॉर्क एनएक्स एंड एनवाई का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो गया, mg का एक ही टॉर्क, mg इंटू क्या, अरे mg इंटू क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, mg इंटू l/2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, ml²/3। याद करो, अब ये भूल गए होंगे तो मार खाओगे वापस। ml²/3 होता है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अरे भाई समझ में आया, ये तीनों तीन इक्वेशन समझ में आए। देखो जिसको ना रोटेशन समझ में आता है ना, ध्यान में रखना, उसको फिजिक्स आ गया ऐसा पकड़ लो। जिसको रोटेशन मोशन का ये सब पार्ट अभी समझ में आ रहा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको सबका फिजिक्स आ गया आपको। ठीक है, जिसको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडवांस में आपको इजी लेवल का पार्ट तो आपका आ जाएगा, थोड़ा सा आप एफर्ट्स पुट करोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो 1 2 3 तीन हो गया, तीन चीज हो गया। चौथा इक्वेशन बचा है। चौथा इक्वेशन तो क्या होगा भाई, चौथा इक्वेशन क्या होगा, ACOM इज इक्वल टू L/2 अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा ना। अरे भाई मुझे बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू L/2 हो जाएगी कि नहीं। ये तो सबसे पहला इक्वेशन, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो देखो, मैंने ये सब कुछ लिखा है, आपको ये सब कुछ नहीं। A इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2 आपको ऑलरेडी पता है। सबको समझ में आया भाई, सबको समझ में आया। कोई निकालो जरा एनवाई की वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखो, कोई बोलेगा सर अल्फा वगैरह करके एनवाई की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जरा। देखो ना, ACOM इज अल्फा इंटू L/2, अल्फा इंटू L/2 सब यहाँ पे डाल दो, एरर कैंसिल, तो अल्फा L 3mg/4, mg माइनस 3mg/4 इज mg/4। देखो ना mg/4 आ रहा है शायद, कृष्णा एक बार वापस चेक कर। इसमें डाल देना अल्फा इंटू L/2 डाल, तो अल्फा इंटू L को 2 एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास डाल, तो एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास इज g/4, 3g/4, 3g/4 आ रहा है। ACOM इज 3g/4 आ रहा है, तो 3g/4 आए, वो 3g/4 यहाँ पे डाल दो, 3mg/4, तो mg माइनस 3mg/4 इज mg/4। यस, mg/4। तो ny की वैल्यू सॉल्व करके आपको मिल जाएगी, ny की वैल्यू mg/4। ठीक है, सब कुछ सॉल्व करके ny की वैल्यू में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ny की जो वैल्यू आ रही है दैट इज mg/4 आ रही है। ये आप बाद में सॉल्व करके देख लेना, बट आपको ये समझ में आया गाइस, हिंज फोर्सेस को कैसे निकाला जाता है, सबको समझ में आया। हाँ, nx को w के टर्म में छोड़ दो, nx को w के टर्म में छोड़ दो। अब गाइस 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 गाइस, अब मुझे तो आप ही बताओ मुझे, क्या इसमें हम लोग काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। अरे इसी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या, बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्या करेंगे अपन, ये रॉड को इधर से नहीं छोड़ेंगे, जो ओमेगा नॉट, मैंने यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट मैंने लिखा हुआ है। अरे भाई ओमेगा नॉट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, मुझे तो जो ओमेगा नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, उस ओमेगा नॉट को क्या करो, देखो यहाँ पे इसके एक्सटेंशन बोल रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल 1 ही मैंने बोला है। मैंने बोला कि एक रॉड को ऐसे छोड़ दो, यार सब लोग यहाँ पे देखो, इस रॉड को ऐसे छोड़ दो, मास m है, लेंथ l है, इसको यहाँ से इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, इसको छोड़ने के बाद ये रॉड कैसे आएगा, जैसे इसको छोड़ूंगा थोड़ा सा मैं स्लाइटली धक्का दूंगा तो क्या होगा, ऐसा घूमेगा। जब ये घूम के कहाँ पे आएगा गाइस, ये जब घूम के यहाँ पे आएगा, चलो कोई बोल सकते हैं इसका यहाँ पे ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0, ये ओमेगा फाइनल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल हो जाएगा बराबर। हाउ टू फाइंड ओमेगा फाइनल, वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो जरा भाई। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये AOR है, NX NY का कोई वर्क ही नहीं है, ये यहां से यहाँ पे आ जाएगा, यहां से यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना नीचे आ जाएगा बताओ, कितना नीचे आ जाएगा, L/2 नीचे आ जाएगा ना। वर्क एनी थ्योरम लगाना होता है, याद है। अरे नाउ व्हाट इज वर्क एनी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी।
तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या होगा, mg इंटू क्या हो जाएगा, L/2। सो mg इंटू L/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब याद करो ना, हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, याद है कि नहीं, भूल गए। हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू L/2 हाफ आई इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय हाफ ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल जीरो दिया है तो ओमेगा आ गया ना, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, 3g/l। ये एक्चुअली किया भी था अपन ने, एक्चुअली आपको याद होगा, बराबर। ओमेगा कितना आ जाएगा, 3g/l आ जाएगा। अब कोई एंगल से छोड़ा तो गाइस, ये तो मैंने 90 डिग्री छोड़ा है, सबसे इजी इजी केस बताया मैंने। एंगल छोड़ा तो क्या करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे ना, जो भी एंगल से होगा, समथिंग L/2 साइन थीटा वगैरह आ जाएगा वो। आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ, ये एक स्टेप आ गया। तो अब मुझे तो सपोज किसी ने बोला कि ये मेरा ओमेगा नॉट हो गया, सपोज मैंने इसको बोला ओमेगा नॉट, तो मुझे तो ओमेगा नॉट ये है, इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो एक और अननोन आ गया, यहाँ पे एक अननोन जो है ए अल्फा, इधर ओमेगा नॉट और एक अननोन आ गया। बस इक्वेशन एक और वर्क थ्योरम का अलग से लिखना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो आप। सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया। इजी है कि नहीं, ये बताओ मुझे, इजी है कि नहीं हिंज फोर्सेस को भी एनालाइज करना। और फिर दो कंसेप्ट को, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया भाई, यहाँ पे देखो ना, अपना स्टेप वाइज सोचने का, स्टेप वाइज सोचने का। इसलिए मैंने पहले रोटेशन का इजी पार्ट पढ़ा दिया आपको। देखो इजी पार्ट पढ़ा दिया, उसके बाद मैं डिफिकल्ट पार्ट पे जा गया, तो डिफिकल्ट पार्ट फिर इजी लगने लगेगा, राइट। मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी, मैं डायरेक्टली सब कुछ करता थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता आपको, बट पहले इजी पार्ट पढ़ा दिया, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ गया, उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ा, तो एटलीस्ट समझ में आ गया आपको सबको। ठीक है गाइस। अब कोई रोटेशन मोशन आपको वापस पड़ेगा, या आप खुद वापस देखोगे, या आप जब बुक्स से देखोगे, अलग अलग बुक्स आप प्रीफर करो रोटेशन मोशन के लिए, ठीक है। तो आपको हो जाएगा। नहीं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो एडवांस क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन तो एडवांस में भी आया था अभी पिछले साल, ठीक है। तो गाइस सबको समझ में, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, मतलब थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल करो, ये सब लोग एग्जाम्पल करो, पूरा का पूरा चीज का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, यहां से सपोज छोड़ दिया इसको, ठीक है, यहां से छोड़ दिया कि एंगल सपोज 30 डिग्री है, ये पूरा घूम के गाइस, ये पूरा घूम के इधर आया, ठीक है। तो बोला है कि जब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है, जब ये इधर आएगा तो इसके ऊपर का हिंज फोर्सेस बताओ। ये जो हिंज फोर्सेस होंगे, जो हिंज फोर्सेस है वो कितने हैं, वो पूछा हुआ है। हिंज फोर्सेस की वैल्यू यहाँ पे पूछी है अपने को, और इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, क्या होगा, वो पूछा है। तो ना मास m एंड लेंथ l दिया हुआ है इसमें, इसका मास m है, लेंथ l है, ये सब दिया हुआ है। कैसे करोगे बताओ जरा। इसको यहां से छोड़ दिया, ऐसे इनिशियली यहाँ पे था वो, इनिशियल ये था, फाइनल ये है। क्या करोगे, पहले क्या कैलकुलेट करोगे, करो फटाफट, चलो। एकदम इजी है, एकदम इजी है, फटाफट करोगे तो आ जाएगा आपका। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सब करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको समझ में आ जाएगा। दो इक्वेशंस लिख के भी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कब होगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कब होता है, जब ये एंगल पे रखता मैं, बट मैंने आपको ये जस्ट एक रिवीजन के लिए दिया है। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि मैं एडवांस वाला, मतलब आज मैं जेवाईसी वाला टाइप का लेक्चर ले रहा हूँ, ऐसा समझ दिख रहा है मुझे।
किसी का आया क्वेश्चन इसका सॉल्व, किसी का आया भाई? चलो चलो, मुझे एक बात बताओ, इस केस में क्या करोगे भाई? इस केस में क्या पूछा है? नॉर्मल फोर्स एन वाई एन एक्स, ठीक है, हिंज फोर्सेस पूछे। पहले तो जो भी है, पहले फटाफट फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो इधर मुझे क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे मुझे पूछा है एन वाई, यहाँ पे मुझे पूछा है एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो इसका एफबीडी बनाते हो, तो एम जी ऐसा है, ठीक है। तो मुझे तो कोई भी अल्फा है क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको बोल सकता हूँ जेई एडवांस का लोअर लेवल का क्वेश्चन है, एंड जेई मेन का नॉर्मल क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बताओ? यहाँ पे मुझे तो कोई भी अल्फा है क्या यहाँ पे? अरे भाई कोई नेट देखो, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है, टॉर्क ही नहीं है तो अल्फा ही नहीं है, देयर इज नो अल्फा। ध्यान में रखना, इस पर्टिकुलर पोजीशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देयर इज नो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा। क्यों? देयर इज नो टॉर्क भाई, टॉर्क नेट टॉर्क जीरो ही है। टॉर्क इक्वेशन आप लगाने जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने हमेशा बोला है एफ इज इक्वल टू एम ए पहले लगाओ, जिसको चाहिए तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगाओ, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओगे तो एक ही जगह पे लगा पाओगे। अलोंग क्या लगा पाओगे? वाई एक्सिस, विच इज क्या? एम जी माइनस क्या? एम जी माइनस एन वाई, जो भी, सॉरी। अब यहाँ पे पहले गा दो, ये एम जी माइनस एन वाई ये लगाने के लिए, अलॉन्ग वाई एक्सिस को लगाने के लिए गया मैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, अलॉन्ग वाई एक्सिस को मैं लगाने के लिए गया तो क्या दिखा आपको यहाँ पे? अलॉन्ग वाई एक्सिस को लगाने के लिए गया, तो एक बात बताओ मुझे, इसका सेंटर ऑफ मास जो घूम रहा है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? टूवर्ड सेंटर भाई, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स कहाँ पे होगा? अरे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? टूवर्ड सेंटर ना। अरे ये है ना सर्कुलर मोशन, तो ये है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू। ओमेगा पता है क्या तुमको इस पॉइंट पे? तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो एन वाई ऊपर एम जी नीचे, तो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? एन वाई नॉर्मल फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ये सबको समझ में इक्वेशन क्या लिखा मैंने? ध्यान में रखना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो है ही नहीं, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप देखोगे फाइनल पोजीशन पे ये जीरो है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अल्फा की वैल्यू जीरो, सब कुछ जीरो, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, देयर इज नो इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे। इसलिए क्वेश्चन क्या है, फटाफट फटाफट आपको करना, मतलब ये क्वेश्चन एकदम फिजिबल क्वेश्चन है, फटाफट आना चाहिए। मतलब एन वाई निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है? ओमेगा। किसकी वैल्यू निकालनी है? अरे एन वाई निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है? ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। बताओ ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? कौन सा थियरम? वर्क एनर्जी थियरम। अरे वर्क एनर्जी थियरम लगाओगे कि नहीं? तो वर्क एनर्जी थियरम लगाओ। वर्क एनर्जी थियरम क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? एम जी इंटू क्या? इंटू क्या? अब देखो ना यहाँ पे, ये खुद सेंटर ऑफ मास इधर से इधर गया है ना, तो एल बाई टू साइन 30। हाँ एल प्लस एल बाई टू, एल बाई टू, एल नहीं, एल बाई टू नहीं, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, सॉरी। यहाँ पे देखो क्या है, ये कितना है? एल बाई फोर है कि नहीं? और ये कितना है? एल बाई टू, तो एल बाई टू प्लस एल बाई फोर कितना हुआ? हाँ सही बोला मैंने तो, गलती। ठीक है, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर कितना हुआ? थ्री एल बाई फोर, बिल्कुल, ठीक है। तो थ्री एल, तो एम जी इंटू क्या? थ्री एल बाई फोर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज? बताओ मुझे जरा, समझ में आ रहा है क्या चीज?
बस ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ से निकला यहाँ पे डाल तो काम खत्म, एन वाई की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। बस दो इक्वेशन खत्म काम। ठीक है, तो इसीलिए वेरी मच फिजिबल क्वेश्चन है एडवांस के लिए। ठीक है, एडवांस के इजी लेवल में आ सकता है, इवन जेई मेन के बहुत ही अच्छे लेवल पे आ सकता है। एनएक्स इज जीरो, बिल्कुल एनएक्स इज जीरो। तो यहाँ पे जो एनएक्स आ गया, एनएक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो एनवाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी। ठीक है गाइस, कितना है एनवाई, कितना है यहाँ पे एनवाई कितना है, इसमें एनवाई कितना है, इन दोनों सॉल्व करके एनवाई की वैल्यू कितनी है, 13 mg/4। ठीक है, ठीक है। तो एनवाई की वैल्यू है 13 mg/4। गाइस अब समझ में हिंज फोर्सेस का कैसा है सीन। हाँ मुझे एक बात बताओ, ये देखो क्वेश्चंस तो बहुत भर भर के आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को ध्यान में रखना, मैंने आपको सिर्फ दो एक्सिस पे दिखाया। हिंज फोर्सेस को अलग अलग एक्सिस पे भी किया जा सकता है। मतलब कोई बोलेगा सर जब ये रॉड इस तरीके से होता है, मतलब ये रॉड कोई एंगल पे है और बोला है कि इसके हिंज फोर्सेस कैसे होंगे, तो आप लोग क्या करो पता है, दो चीजें हो सकती है। आइदर आप लोग क्या करो, एनएक्स को इस तरफ लो ऐसे और एनवाई को ऐसे लो। अब समझ में आ रहा है ना आपको, और ग्रेविटी एमजी, फिर एमजी का कंपोनेंट आ जाएगा ना यहाँ पे, एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, एमजी का एक कंपोनेंट, एमजी का एक कंपोनेंट, बराबर की नहीं भाई, एमजी का एक कंपोनेंट एक आएगा, एमजी का एक कंपोनेंट आएगा, और फिर इक्वेशन वैसा का वैसा, बाकी सब कुछ चीज वैसे के वैसी, राइट। ये अल्फा, ये ए और जो भी है, आपको समझ में आ रहा है क्या। फिर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, एमजी के दो कंपोनेंट, एमजी अलोंग दिस, एमजी अलोंग दैट, एमजी अलोंग एक्स एक्सिस। इक्वेशन सेम, मेथड सेम, एफ इज इक्वल टू एम ए, अल्फा इधर ओमेगा होगा, यहाँ पे ओमेगा भी होगा फिर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उसके हिसाब से कोई भी एंगल वाले के लिए भी आप सेम ही रख सकते हो। मैंने आपको 90 डिग्री और ऐसा वाला दिखा दिया, ये लिख सकते हो कि नहीं। कंपोनेंट्स का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें जीरो नहीं होगा, मैं एंगुलर वेलोसिटी दे दूंगा ना भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कुछ डाल देंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिख देंगे, थोड़ी जीरो होगा। अब नॉर्मल फोर्स अलोंग एक्स माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ये वो लिखो ना, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिखो, इसमें सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी अलोंग एक्स अलोंग वाई। फिर टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा लिखो, कंस्टेंट इक्वेशन लिखो, ए इज इक्वल टू अल्फा बाई टू, और वर्क एंड थ्योरम करो, प्रोसेस सेम। कोई दिक्कत गाइस, इसमें कोई दिक्कत है क्या। प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड। हाँ गाइस, जो जितना भी पार्ट पढ़ा रहा हूं सब एडवांस का पार्ट ही है ये। ठीक है, ये एडवांस रोटेशनल मोशन लेक्चर्स में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग एडवांस प्लस नहीं बोलते, क्योंकि एडवांस प्लस में तो और भी ऊपर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना। ये एडवांस लेक्चर है, नॉर्मल एडवांस लेक्चर। ठीक है, रोटेशनल मोशन के एडवांस प्लस बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, हाँ सही बोला। ठीक है, नेक्स्ट 2 से 3 दिन आप कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछोगे तो आपको आ जाएगा, बट वही आपको 1 महीने का ब्रेक दे दिया रोटेशन मोशन से, तो आप सब भूल जाओगे और सब गलतियां करने लगोगे। इसीलिए आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं कोलिजन अद्वैत मुझे पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ेगा पहले, क्योंकि कोलिजन का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, क्योंकि उसमें नीट वाले स्टूडेंट्स भी बैठेंगे। तो स्टार्टिंग का 1 घंटा, मतलब थर्सडे का लेक्चर है, स्टार्टिंग का 1 घंटा जेई में नीट जे एडवांस सब लोग बैठेंगे, और उसके आगे का 1 से 1.5 घंटा वो कोलिजन वाला पार्ट होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। अच्छा खासा लेवल पे जाएंगे अपन इसमें। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा कोलिजन रिपीट होने वाला है। उसमें फिर ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन एडवांस प्लस वाले होते हैं, मतलब एक रॉड को डाल दिया ऐसे ऐसे, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी है, लेकिन आपको समझ में आया। इसमें एक लास्ट का पार्ट, एक लास्ट का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एंड देन विल वाइंड अप द सेशन। ठीक है, आज का 1 मिनट, इसके पहले वाली ये
ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब मुझे एक बात बताओ, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सेम मेथड सेम, कोई भी कुछ भी अलग नहीं करना है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे गाइस, इसमें भी आपको कुछ अलग नहीं करना है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे बहुत सारी जगह पे, ऐसे और ऐसे स्ट्रिंग्स होंगी और एक ऐसे ये चीज लटकाया हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे दो चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे लटकाया हुआ रहता है, आपको याद है। इसमें कौन से क्वेश्चंस, नीट वाला कौन से क्वेश्चन आते हैं पता है, बस ऐसे ही लटकाया हुआ है, अभी T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये हो गया नीट का क्वेश्चन। उसमें टॉर्क इज इक्वल टू 0 करना है, काम खत्म। टॉर्क इज इक्वल टू 0 करेंगे, काम खत्म, और F इज इक्वल टू ma करेंगे, काम खत्म। F इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, बोला ना मैंने, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। बट अपने जेई में ऐसा नहीं आएगा। जेई में क्या होगा, इसको मैंने कट किया, या इस स्ट्रिंग को मैंने कट किया, तो जस्ट आफ्टर यू कट द स्ट्रिंग, इसको कट कर दिया या इसको कट कर दिया, जस्ट आफ्टर यू कट द स्ट्रिंग, बोला जाएगा कि फाइंड द टेंशन। अरे इसके अंदर का टेंशन, इस स्ट्रिंग के अंदर इसका टेंशन तो 0 हो गया, बट इसके अंदर का टेंशन फाइंड आउट करो। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सेम, यहाँ पे तो कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना, कंपोनेंट, और तो कुछ नहीं आएगा इसमें, कंपोनेंट्स आएंगे, इसमें नॉर्मल आएगा, मैं नॉर्मल पढ़ाता हूँ, कंपोनेंट आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इसको मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे कोई बोलो क्या क्या आएगा इसका, चलो कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन टी अननोन है जो निकालना है मुझे, जो दिया है ग्रेविटी चलो mg दिया हुआ है, और क्या होगा बता, mg दिया हुआ है, और जैसे कट करेंगे इसके पास एक अल्फा आ जाएगा, राइट, अल्फा, बिल्कुल एक अल्फा आ जाएगा। सो अल्फा इज अननोन, अल्फा आ जाएगा तो मुझे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अननोन है। कितने इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, अरे भाई वापस ए अल्फा टी, काम खत्म, 3 इक्वेशन। अरे इसको लिख सकते हैं कि नहीं आप बताओ मुझे, इसके इक्वेशन नहीं लिख सकते आप। अरे एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, ए इज इक्वल टू अल्फा, मतलब कंस्टेंट इक्वेशन। लिखो फटाफट क्या होगा इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या आएगा, टी ऊपर एम जी नीचे, तो नीचे है तो क्या होगा यहाँ पे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू क्या, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन नंबर 1, f इज इक्वल टू एम ए वाला, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो f इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टॉर्क कहाँ पे लगाने को बोला है मैंने हमेशा, टॉर्क कहाँ पे लगाने को बोला है, ध्यान में रखना, अपने को पता नहीं है कि यहाँ पे एक्सेल ऑफ रोटेशन है कि नहीं, पता है क्या नहीं पता, सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, टेंशन टी और आर, टेंशन टी, टी इंटू क्या हो जाएगा, टी इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज टी, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक मिनट रुको जरा, टी इंटू क्या, एल बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा, अब टी इंटू एल बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 इस केस में इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, यस, ये दो इक्वेशन और तीसरा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे इक्वेशन। नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, मैं ये आपका क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच रहा था, किसी ने मेरे को पकड़ा, अद्वैत ने पकड़ा, सर क्या सोच रहे थे, नहीं नहीं, मेरे को एक थोड़ा सा इंसिडेंट याद आया, सबको आता है ना यार भाई, तुम लोग को भी तो आता है, ठीक है।
चलो तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए सी एम इक्वल टू अल्फा इंटू एल बाई टू इक्वेशन कर दो। ठीक है, ओके, ये बोलते हैं हमें भी बता दो, नहीं नहीं नहीं, तुमको बाद में। ठीक है गाइस, और विले पार्ले वाले स्टूडेंट्स, थोड़े से विले पार्ले वाले स्टूडेंट जो है, अपने विले पार्ले अंधेरी, ठीक है, विले पार्ले अंधेरी वाले स्टूडेंट जो है, ठीक है, कुछ चीज आपको बोली थी 2 दिन पहले, ठीक है, सब लोग के लिए अलग अलग होगा, वो क्यों नहीं हो रहा है जरा चेक कर लो, अभी मैं इधर बोल नहीं सकता, मैं विले पार्ले वाले स्टूडेंट्स को बाद में, विले पार्ले अंधेरी थोड़ा सा बाद में। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने लिखना चालू किया, पिकनिक, यस, तो विले पार्ले अंधेरी मतलब पूरा का पूरा वाकड़े के 90% स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपने विले पार्ले अंधेरी में सिर्फ 30 to 40% लोग आ रहे हैं, बाकी लोग का उस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है गाइस, नासिक औरंगाबाद का भी हो जाएगा अपने अपने टाइम में, अपने अपने लोकेशन पे। और बोरीवली का तो अभी एग्जाम है तो नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ कुछ लोग मतलब, अरे बट सब लोगों ने नहीं किया ना, 40% लोग ही क्यों आ रहे हैं, सब लोग आओ ना भाई, वो पिकनिक तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। बोरीवली का बाद में होगा गाइस, बोरीवली का क्योंकि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है ना, ठीक है, तो तुम्हारा बाद में होगा, ठीक है। हाँ ये ट्रिप है, ट्रिप एक दिन का ही है, एक दिन का ही, नॉट मतलब ट्रिप, ध्यान में रखना, औरंगाबाद नासिक का भी होगा, ठीक है, ऐसा मतलब वो अलग जगह पे होगा, आपके बाजू में ही होगा कहीं पे। चलो ये सबको समझ में आया क्या, ये मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया किस तरीके से करना है भाई, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल बाई टू करके काम खत्म कर लो, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके काम खत्म कर देने का, ठीक है। चलो, सो गाइज मैंने ऑलमोस्ट आपको सब पार्ट कर चुके, उसके थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन में बाद में भी दूंगा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं हर एक पार्ट का वापस एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा, मतलब हाउ टू यूज एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड ए इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू, मतलब कंस्टेंट इक्वेशन, सॉरी कंस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, कंस्टेंट इक्वेशन। लेकिन मुझे बता, थोड़ा सा फील आ गया रोटेशन का, आपको फील आ गया क्या, मतलब इस वाले पार्ट का फील आ गया आपको, ठीक है, चलो होपफुली आ गया, अच्छी बात है। अब अपना, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, ठीक है, इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस खुद। एक लास्ट का पार्ट ना, हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, कोई बोल सकते हैं हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। कोई बोल सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, मतलब विदाउट सॉल्विंग द एक्चुअल इक्वेशन आप कैसे करते हो, मुझे तो फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, मुझे बताओ, एक एक बात बताओ, ठीक है। मैंने एक ये कुछ भी है, मतलब ये सिलेंडर है या सॉलिड रिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे बताओ इस पार्ट को मैंने मैंने ऐसे घुमा के, ठीक है, नाउ इट सपोज इफ इट टेंड्स टू मूव लाइक दिस, इफ इट टेंड्स टू मूव लाइक दिस, तो मुझे बताओ नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, ठीक है। ये अभी ग्राउंड पे नहीं रखा है मैंने, ऐसा पकड़ लो, ग्राउंड पे नहीं रखा है, ये ग्राउंड पे नहीं रखा है, ग्राउंड पे जस्ट रखने वाला हूं मैं, ठीक है। रखने के पहले मैं इसको ऐसा घुमाना चालू किया, ठीक है, तो मुझे होता फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, उसको फिर ग्राउंड पे रखा, तो मुझे होता ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा होगा, बताओ ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। सब लोग देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा होगा, किसी को पता है क्या, नहीं पता, देखो इसमें ए भी लिखा है, अल्फा भी लिखा है, गाइस ए भी लिखा है, अल्फा भी लिखा है, तो मुझे होता ये वाला पॉइंट अल्फा आर से पीछे जा रहा है, ए से आगे जा रहा है, मुझे बताओ ये पॉइंट आगे कब जाएगा, जब कौन बड़ा होगा किससे, ए बड़ा होगा अल्फा आर से, तब कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, तब फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, ए अल्फा आर से बड़ा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, तो ए सपोज अल्फा आर से बड़ा है, ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड, बराबर, बैकवर्ड होगा, ठीक है। अब अल्फा आर ज्यादा है ए से, तो क्या आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, फॉरवर्ड,
और ए इज इक्वल टू अल्फा आर है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी कि नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है कि ये जो डिस्क, रिंग, स्फीयर, जो भी केस होगी, इसको इसको सरफेस पे रखना है कि अब तक मैंने रखा नहीं है, मैं पहले ही देख रहा हूँ कि इट टेंड्स टू मूव, दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड और इट टेंड्स टू मूव बैकवर्ड, और कुछ रोटेट ही नहीं करेगा। तो गाइस यही आपको चेक करना है, ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको चेक करना है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये सेम कंडीशन में आपको लगानी है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक एक सिंपल, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक छोटा सा केस लेता हूं मैं, डिस्क, सो दिस इज माय डिस्क, ठीक है। अब ये डिस्क को, अब देखो मैं अभी तक डाला नहीं है, अब तक मैंने इसके ऊपर डाला नहीं है, ठीक है। अब डिस्क के ऊपर सब लोग सुनो, अभी तक मैं ग्राउंड लगाता ही नहीं हूं, मैंने इसके ऊपर का नेट फोर्स ऊपर डाला। डिस्क के केस में एक जगह पे मैंने फोर्स इधर डाला, ठीक है, और इसी डिस्क के केस में मैंने फोर्स नीचे डाला, ठीक है, मैंने फोर्स नीचे डाला, ठीक है। और बोला है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा, मुझे तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये मैंने जेवाईसी में बताया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो मुझे तो आप कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग क्या करते थे, मुझे तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए फोर्स पीछे है तो फ्रिक्शन पीछे करेंगे, आगे करेंगे, एंड देन विल सॉल्व द इक्वेशन, और फिर एफ पॉजिटिव आया निगेटिव आया देखते थे, बराबर कि नहीं। हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव निगेटिव सब देख लेते थे, राइट गाइस। अब क्या करने का, वो सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, इसमें कोई बोल सकता है ए की वैल्यू कितनी है, मास एम है, कोई बोल सकता है ए की वैल्यू कितनी है, सबका मास एम है, ए की वैल्यू कितनी है इसमें, डायरेक्ट बोलो ए की वैल्यू कितनी है, एफ बाय एम है कि नहीं, एफ बाय एम, एफ बाय एम, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लगाओगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है, एक काम मतलब ऐसा कर लगते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी है, या अल्फा आर की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2f/mi, कितने, ए की वैल्यू f/mi और अल्फा आर की वैल्यू 2f/mi, कौन बड़ा है, अभी बताओ मुझे कौन बड़ा है यहाँ पे, ए बड़ा है, यहाँ पे ए बड़ा है, या अल्फा आर बड़ा है, बताओ जरा इस केस में, हु इज ग्रेटर, अल्फा आर इज 2f/m, ये आएगा 2f/m, और ये आएगा f/m, हु इज ग्रेटर, अल्फा आर इज ग्रेटर। तो दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव कहां पे, दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव कहां पे, बैकवर्ड, दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा, फ्रिक्शन कहां पे आएगा, फ्रिक्शन कहां पे आएगा, फॉरवर्ड। इसलिए बिना सॉल्व, इक्वेशन बिना सॉल्व करते हुए सिर्फ दिमाग में फटाफट फटाफट रोलिंग फ्रिक्शन, कभी भी आप कोई भी केस ले लो, इसमें डिस्क ले लो, स्फीयर ले लो, सब जगह पे रोलिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड। जब कोई भी कभी फोर्स हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाते हैं, तो ध्यान में रखना फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड। आप इवन यहाँ पे 2/5 mr² डाल दो, 2/3 mr² डाल दो, हमेशा अल्फा आर विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन। आप चेक करो सारे केसेस के लिए, रिंग के लिए, सिलेंडर के लिए, डिस्क के लिए, ठीक है, रिंग के लिए थोड़ा सा अलग है, डिस्क के लिए, सबके लिए आप चेक करो, ठीक है। रिंग के लिए आप देखो, रिंग के लिए अपन एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी, याद है, रोलिंग फ्रिक्शन 0 आ रहा था, अभी क्वेश्चन एक सॉल्व किया था स्टार्टिंग में। आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस आएगा, ये दोनों चीजें सेम आ जाएगी, इधर भी f/m इधर भी f/m, कट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो रिंग में 0 आता है। चेक कर लो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, ये बताओ, ये f है, f है, मैंने सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया फोर्स, देखो सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया, कोई बोल सकता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज f/m, बट टॉर्क कितना है यहाँ पे, भाई यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, तो अल्फा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं, अल्फा आर 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव कहां पे, भाई दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव, ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा अल्फा आर है, अल्फा आर अपना 0 हो गया, और ए हो गया मेरा f/m। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव कहां पे, फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा, फ्रिक्शन विल भी कहां पे,
बैकवर्ड। आपको समझ में है किस तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डिसाइड करते हैं विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आ सकता है, राइट, और इवन जेई एडवांस में भी आ सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता है? ऐसे 2-3 डायग्राम बना के देंगे और बोलेंगे डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हर एक केसेस में। थर्ड केसेस में तो बताऊंगे, थर्ड केसेस में भाई, थर्ड केस में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अल्फा भी इस तरीके इधर ही है और ए भी आगे ही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट ए और अल्फा आगे ही जा रहा होगा कि नहीं? अरे अल्फा भी इस डायरेक्शन में है, ए भी इसी डायरेक्शन में है, तो ए प्लस अल्फा ही आएगा यहाँ पे। तो कभी भी सेंटर ऑफ मास से नीचे फोर्स लगाया अपन ने, सेंटर ऑफ मास से नीचे फोर्स लगाया, सो दिस पॉइंट विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन आएगा कहाँ पे? फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा इसमें? बैकवर्ड में। हमको समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ छोटे छोटे मतलब कंसेप्ट होते हैं जिसके थ्रू आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप कर सकते हो। ठीक है गाइस? ठीक है, तो चलो फिर गाइस मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। नील अभी भी एक काम करो ना, मतलब मेरे थर्सडे के बाद आप लोग एचसी वर्मा उठाओ। मेरा थर्सडे के लेक्चर के होने के बाद आप एचसी वर्मा उठाओ, ठीक है? एचसी वर्मा तब तक डीसी पांडे कर लो गाइस। डीसी पांडे की थ्योरी पढ़ लो, और मॉडल्स की थ्योरी पढ़ लो अपनी। डीसी पांडे मॉडल्स की थ्योरी पढ़ लो पूरी, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का पार्ट छोड़ के। तो एंगुलर मोमेंटम का जो पार्ट है उसको छोड़ के बाकी की पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हो ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ कुछ चीजें आपको मिल जाएगी थोड़ी सी अच्छी वाली। कुछ कुछ जो चीजें जो इधर उधर मिस हुई होगी, अपना जेवाईसी का भी कर लो आप। बट आज का लेक्चर कैसा था? मतलब थोड़ा फास्ट था, कैसे था आपके हिसाब से? ठीक है, चलो मजा आया, अच्छी बात है। मतलब चलो, जो लोग एडवांस पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब मजा आया तो अच्छी बात है। मतलब पढ़ते रहो, ठीक है? चलो बाय गाइस, मिलते हैं, फिर मिलते हैं अपन। बाय गाइस। और विले पार्ले वाले लोग जरा थोड़ा सा विले पार्ले अंधेरी ये दे दो। और जो लोग है जो लोग आ रहे भाई, जो आपके दोस्त नहीं आ रहे, उनको बोलो कि ये एक ही दिन में होता है ऐसा। छोटा मोटा पैसे की वजह से आप नहीं आ रहे हो तो गलत है, ठीक है? चलो, अरे मैं आ ही रहूंगा ना, ऑब्वियसली सारे सर आ रहे हैं, ठीक है? सारे टीचर्स भी आएंगे। चलो बाय। ओके, लास्ट स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाय गाइस।